हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के बारे में यहाँ हम पूरा जानेंगे, किस तरह से मुगल डायनेस्टी जो है शुरुआत हुई और कैसे उसका खत्म हुआ, ठीक है, कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसके बारे में भी इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो अभी हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या है कि हमने पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है और 1, 2, 3 जो चैप्टर्स हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप पहले ये सारे देख लें, उसके बाद आप ये देखेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आपको जानने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें। और अब चीज़ों में क्या होगा, आप इंटरलिंक कर पाओगे तो काफ़ी सही रहेगा। इसलिए आप ज़रूर देख लें ये सारे चैप्टर्स। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा लिंक ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट बंसल ट्यूटोरियल के चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो आपको उसमें सारा क्लास 6 की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, क्लास 7 की बनी हुई है। और 12:30 बजे हमारी रोज़ क्लास होती है आपकी। मंडे और थर्सडे को तो आपका ये लेक्चर आता है। मंडे और फ्राइडे को आपका आता है हिस्ट्री का लेक्चर, और प्लस आपका एक बार देख लीजिए, मंडे और फ्राइडे को आपका हिस्ट्री का लेक्चर आता है। और अदर डेज आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आपका सैटरडे, ये आपका आता है पॉलिटी का लेक्चर। तो 12:30 बजे लाइव क्लास होती है पॉलिटी की, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। कल का टॉपिक जो होगा वो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पढ़ चुके हैं उसका एमसीक्यू होगा। जितनी भी चीज़ें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा है, अभी आपका चैप्टर 1 जो है पॉलिटी का, जितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करने वाले हैं 12:30 बजे वाली क्लास में। तो आप सभी आए 12:30 बजे वाली क्लास में। आप सभी बंसल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कुछ भी अगर चैनल के टाइम में अगर चेंजेस होता है तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से अवेलेबल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। और आप मुझे एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में यूपीपीएससी कैटेगरी में आप मुझे शालिनी बंसल का प्रोफाइल सर्च करके आप सभी मुझे फॉलो कर लें, अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे अवेलेबल। और आपको कोई भी अगर कोर्स खरीदना है तो आप शालिनी कोड यूज़ कर सकते हैं, SHALINI। इससे क्या होगा, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू सब्सक्रिप्शन या ऐसे भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं हर जगह एक्टिव हूँ, आप कहीं पर भी मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अभी तक हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी है, एक बार क्विक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 650 से आपका 1206 के बीच में क्या होता है, राजपूत का शासनकाल चलता है। और इसी बीच में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस से क्या मतलब है, आपके सबसे पहले आएंगे इसी के बीच में मुस्लिम का इन्वेजन होगा इंडिया पे। हमने इस बारे में जाना था कि मुस्लिम का इन्वेजन होगा, और आपके मुस्लिम के इन्वेजन में आपके मोहम्मद जो हैं बिन कासिम जी क्या है, कासिम आपके क्या करेंगे, भारत पे आक्रमण करेंगे। और ये टाइम चलेगा 712 AD में। तो सिंध पर अपना कब्जा जमा लेंगे और कासिम अब वहाँ तक रुक जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा तुर्क इन्वेजन। तो फिर तुर्क इन्वेजन होगा, तुर्क से लोग आएंगे, भारत पे आक्रमण करेंगे। और सबसे पहला जो आक्रमण करेगा वो करेगा गजनवी। इसके बारे में जाना था कि गजनवी सबसे पहला आक्रमण करता है, और इसका टाइम पीरियड क्या चलता है, 998 से चलेगा 1030 AD तक। तो ये इसका टाइम पीरियड चलेगा। और गजनवी क्या करेंगे, बहुत ही बदतमीज आदमी होते हैं, जाना था इस बारे में कि 17 बार भारत पे आक्रमण करेंगे। जब तक भारत में ये अब सब कुछ लूटपाट नहीं मचा देंगे तब तक ये आक्रमण करते रहेंगे। तो 1025 में क्या होता है, ये आपके सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण करते हैं। और क्या करते हैं, ये गुजरात को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। सोमनाथ टेम्पल जो होता है गुजरात का, उसको। और 1026 में पूरी तरह से ये टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बात की थी क्यों टेम्पल पे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता था, क्यों टेम्पल पे ज़्यादा आक्रमण किया जाता था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, क्योंकि टेम्पल में बहुत ज़्यादा पैसा होता था। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि थर्ड आपके फिर से तुर्क इन्वेजन होगा, सेकंड जो होगा वो भी तुर्क इन्वेजन होगा। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। और आपका तुर्क इन्वेजन सेकंड कौन करेगा, तो गौरी करेगा। गौरी आपका सेकंड तुर्क इन्वेजन करेगा। उसका टाइम पीरियड होगा 1175 से 1206 AD तक।
तो इस टाइम पे फिर अब क्या होगा, अब गौरी ने अपने पैर जमा लेंगे ये। इनका जो स्लेव होगा, इनका जो गुलाम होगा, वही दिल्ली सल्तनत का शुरुआत करेगा। और आपका हमने बात किया था, पहला जो स्लेव डायनेस्टी जो था, पहला रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, सुल्तान था, वो कौन था आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बात की स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे, जो इसका जो गुलाम होगा, गौरी का गुलाम स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत करेगा और वो चलेगा 1206 से 90 के बीच में। या इसी टाइम पे चंगेज खान का भी आक्रमण होगा, जो कि अपना पैर नहीं जमा पाएगा। मंगोल जो चंगेज खान होते हैं वो भी आक्रमण करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था खिलजी डायनेस्टी शुरुआत होगी, स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी 1290 में। 1290 से आपकी शुरू हो जाएगी 96 तक आपकी चलेगी आपकी खिलजी डायनेस्टी चलेगी। तो उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने देखा था 1320 तक चलेगा, ये 20 तक चलेगा आपका खिलजी डायनेस्टी। फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद आपकी शुरू होगी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जब शुरू होगी तो तुगलक डायनेस्टी आपकी चलेगी 1320 से चलेगी 1414 तक। इसके बीच में भी क्या होगा, मंगोलों का आक्रमण होगा और खिलजी के टाइम में भी मंगोलों का आक्रमण होगा। फिर आपकी शुरू होगी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जब शुरू होती है तो वो चलती है कुछ आपकी 1414 तक से कुछ आपकी 1450 तक चलेगी। तो ये चलेगी आपका सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के बाद आपकी चलेगी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो होगी वो 1451 से शुरू होगी और आपकी चलेगी 1526 तक। तो ये आपका लोधी डायनेस्टी का पीरियड होगा। और लोधी डायनेस्टी अगर आप बात करेंगे कि दो अफगान डायनेस्टी की शुरुआत होती है। दो अफगान डायनेस्टी आपके इंडिया में शासन करती है। पहली तो है आपकी लोधी डायनेस्टी और दूसरी जो होगी वो आपकी सुर डायनेस्टी होगी। सुर एम्पायर होगा आपका, जो शेरशाह सूरी द्वारा क्या होगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसके बारे में भी हमने क्या किया था, देख लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो है कि आपकी जो ये डायनेस्टी है, अफगान जो कितने अफगान आपके डायनेस्टी जो है भारत पे शासन कर चुके हैं। तो याद रखना है, सुर डायनेस्टी ने किया है, दूसरा है लोधी डायनेस्टी ने किया है। तो दो डायनेस्टी ने किया है, दोनों ही पठान थे, दोनों ही अफगानिस्तान से थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, दो ही ने बस किया है। तो जब शेरशाह सूरी की जब बात करेंगे, सुर डायनेस्टी की बात करेंगे, तो 1540 से आपके क्या 55 तक ये भारत पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो इसके बारे में अभी देखेंगे हम। तो लोधी के बाद ही जो होगा वो शुरुआत हो जाएगा आपके मुगल एम्पायर का। यहीं से मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत जो बोलेंगे, आपकी मुगल डायनेस्टी बोलेंगे, यहीं से शुरुआत होगी। कहाँ से, तो लोधी डायनेस्टी। क्या होता है, लोधी जो होते हैं आपके अफगान रूलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, काफ़ी अच्छे से इनका प्रशासन चल रहा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन इनके आपस में ही एकजुटता नहीं होती है, आपस में ही ये क्या होता है, मन मुटाव होता है। ये घर का भेदी लंका ढाई वाला जो बात है कि जब तक घर में सभी लोग एकजुट होकर नहीं रहेंगे तब तक घर नहीं चल सकता। घर में अगर कोई भी एक आदमी निकल गया तो बहिष्कारी होगा, जो घर की बातों को बाहर पहुंचाएगा, तो घर चलाना मुश्किल है। वही बात हो गई, इनके घर में ही निकल गया चोर। अब ये चोर कौन था, दौलत खान लोधी थे। दौलत खान लोधी ने क्या किया, दौलत खान लोधी ने क्या किया, बाबर को इनविटेशन दिया, बोला कि भाई आओ और इस लोधी डायनेस्टी को हटाओ, इस लोधी को हटाओ और आप क्या करो, इब्राहिम लोधी को हटा के और इस पे शासन कर लो, अपना दिल्ली पे अपनी पैर जमा लो। तो बाबर को इनविटेशन दिया गया दौलत खान के द्वारा। अब देखो, आप बैल मुझे मार वाली बात है, अगर बाबर को बुला रहा है कोई और वो भी इतनी अच्छे जगह पे, इंडिया जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता है, तो क्यों कोई बाहर से नहीं आएगा। बाबर को बात समझ में आ गई, इन्विटेशन मिल रहा है, जाना चाहिए भैया। ये पहुंचे इंडिया, ये आए इंडिया, तो क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये ध्यान रखना है, पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ है। तो याद रखना, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, इन दोनों के बीच में लड़ाई कब हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी डायनेस्टी में, इब्राहिम लोधी के अंदर। तो ये बाबर को इन्विटेशन देते हैं और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोधी साहब क्या होते हैं, आपके हो जाते हैं, हार जाते हैं लोधी साहब। तो अब क्या होता है, लोधी हार गए। अब क्या होगा, बाबर ने अपनी पैर जमा लिया, बाबर ने आपकी मुगल एम्पायर का शुरुआत कर दिया। बाबर शासन कब से कब तक करेगा, तो बाबर करेगा 1526 से 40 के बीच में करेगा। उसके बाद क्या होगा, बाबर के बाद बाबर का बेटा आएगा हुमायूं की जब बात करेंगे तो हुमायूं जो शासन करेगा वो 1530 से करेगा और 40 के बीच में। अब एक सवाल आ रहा होगा मन में कि ये जो है 1530 से 40 के बीच में करेगा आपका बाबर। अब बाबर की जब मृत्यु होगी तो बाबर को दफनाया जाएगा काबुल में, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए इनको काबुल में दफनाया जाएगा। और हुमायूं जो करेगा 1530 से 40 के बीच में करेगा।
आपकी बात करेंगे, ये हुमायूं शासन कब करेगा, तो हुमायूं 1530 से 40 के बीच में करेगा। हुमायूं की जब मृत्यु होगी तो उनको दिल्ली में ही दफनाया जाएगा। याद रखना है कहाँ दफनाया जाएगा, तो दिल्ली में ही दफनाया जाएगा हुमायूं को। और हुमायूं के देखिए एक लौता ऐसा सुल्तान है आपका, सुल्तान नहीं सॉरी, एक लौते से मुगल एम्पायर होंगे, आपके मुगल एम्पायर के जो राजा हैं एक लौते ऐसे होंगे जिनकी जो मृत्यु होगी वो सीढ़ियों से गिर के हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, सीढ़ियों से गिर के पहले मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि सीढ़ियों से गिर के किनकी मृत्यु होती है, तो याद रखना है मुगल पीरियड में हुमायूं की मृत्यु होती है आपकी सीढ़ियों से गिरने के बाद। तो 1526 से 40 के बीच में क्या होता है, बाबर आपके बैठते हैं और हुमायूं बैठते हैं 1530 से 40 के बीच में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा गैप आता है 1526 से आपका 26 से 40 के बीच में क्या होता है, 1526 से 30 के बीच में बाबर होगा। इसको क्लियर करेंगे, 1526 से 30 के बीच में बाबर, और हुमायूं होगा 1530 से 40 के बीच में। अब 40 के बाद क्या होता है, 15 साल का गैप आएगा। अब 15 साल का गैप क्यों आएगा, देखिए 15 साल का इसलिए गैप आएगा क्योंकि बीच में आ जाएंगे आपके शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी आपके क्या करेंगे, गद्दी पे बैठ जाएंगे आपके, इनको हरा के, हुमायूं को हरा के शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठेंगे। जो उनका शासन चलेगा, शेरशाह आपके सुर एम्पायर चलेंगे, 1540 से चलेगा 55 के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शेरशाह सूरी को बाद जो आपके जो लास्ट राजा होंगे शेरशाह सूरी के, जो होंगे आपके मोहम्मद आदिल शाह होंगे, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह को क्या होगा, मोहम्मद आदिल शाह और आपके अकबर, जो आपके हुमायूं के बेटे होंगे अकबर, उनके जो आप बोलेंगे उनका जो संरक्षक थे, रेजिडेंट थे बैरम खान, इनके सेनापति, इनके गवर्नर हैं जो आपके हिंदू गवर्नर जनरल होते हैं, जिनका नाम होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम होता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इनको हेमू भी कहा जाता है। तो हेमू वर्सेस क्या चलेगा, हेमू वर्सेस बैरम खान चलेगा। तो अब क्या होगा, बैरम खान हेमू को हरा देंगे और इस तरह से शेरशाह सूरी का क्या होगा, शासनकाल खत्म हो जाएगा। जो सुर डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो शेरशाह सूरी के जो लास्ट एम्पायर होते हैं आदिल शाह, उनको हरा के अकबर अपने शासन की शुरुआत करते हैं। फिर अकबर आएंगे, गद्दी पे बैठेंगे। अकबर कब से कब तक रहेंगे, तो अकबर 1526 से आके, चलिए 1 मिनट रुकेंगे, जस्ट अ मिनट। देखिए तो अकबर जब आएंगे, अकबर की बात करते हैं, चलिए हाँ अकबर की बात करेंगे। अकबर जो है, अकबर फिर कब से कब तक करेंगे, तो अकबर 1526 से आपके 1605 तक अकबर बैठेंगे गद्दी पे। फिर अकबर के बाद कौन आएगा, तो अकबर के बाद आपके जहांगीर आएंगे। जब जहांगीर की बात करेंगे तो 1605 से आपके 27 के बीच में जहांगीर बैठेंगे। और जहांगीर के शासनकाल में ही क्या होगा, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। पहले कौन आएगा, पहले आएंगे आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। फिर आपके नेक्स्ट आएंगे थॉमस राव, तो ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटेन से आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जहांगीर के कोर्ट में 2 लोग आते हैं, विलियम हॉकिंस और आपके थॉमस राव। एग्जाम में कई बार पूछता है ये क्वेश्चन। फिर जहांगीर के बाद आपके आएंगे शाहजहां। देखिए शाहजहां के टाइम जो होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है आपका, चलिए 1 मिनट रुके, गड़बड़ हो रहा है बार बार, सो सॉरी फॉर इंटरवेंशन। देखिए क्या होता है, फिर शाहजहां में क्या होता है, शाहजहां आपकी गद्दी पे बैठते हैं। शाहजहां आपके 1628 से 58 के बीच में शाहजहां गद्दी पे बैठते हैं। फिर शाहजहां के बाद आपके आते हैं औरंगजेब। देखिए शाहजहां के टाइम में क्या होगा, काफी ज्यादा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होगा शाहजहां के टाइम में। और आपके औरंगजेब आ जाएंगे आपके 1628 से 1707। उसके बाद आपके क्या होगा, लेटर मुगल एम्पायर शुरू होगा, जो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा। तो औरंगजेब के टाइम से क्या होता है, थोड़ा सा मुगल एम्पायर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होना, मुगल एम्पायर की शक्तियां कम होना शुरू हो जाती है। और लेटर मुगल एम्पायर में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं रहती है जितना कि मुगल एम्पायर में होता है। तो आपने क्या जाना है, आपने यहाँ पे जाना, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया बाबर के बाद आया हुमायूं ऐसे राजा थे जिनकी जो मृत्यु होती है वो सीढ़ियों से गिर के होती है, लाइब्रेरी में, जो आपको याद रखना है। दूसरा फिर आपके आएंगे, आपके हुमायूं के बाद किसका शासनकाल आ जाएगा, हुमायूं के बाद आपके शेरशाह सुर एम्पायर शुरू होगा। उसके बाद जो उसके लास्ट जो उसके ये शेरशाह सूरी के सुर एम्पायर क्या बोलेंगे, लास्ट जो आपके ये थे राजा थे मोहम्मद आदिल शाह के जो होते हैं, आदिल शाह के
जो आपके गवर्नर हैं, हिंदू गवर्नर हैं, वो क्या करेंगे, हेमू, जिनको बोला गया हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनकी लड़ाई होगी अकबर के संरक्षक रेजिडेंट बोलेंगे बैरम खान से, दोनों के बीच में लड़ाई होगी और इस तरह से सुर डायनेस्टी वही खत्म हो जाएगी, सुर एम्पायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, अकबर के जो रेजिडेंट होंगे बैरम खान, वो उसको हरा देंगे आपके हेमू को, और इस तरह से अकबर क्या होगा, शासनकाल पे आ जाएगा। और अकबर के बाद फिर अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर के बाद फिर आपके कौन आएंगे, जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां, और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब, और इस तरह से आपके क्या होगा, पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी चलेगा। तो चलिए ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे हु वेर द मुगल्स, मुगल आखिर थे कौन जो भारत में आके इतने टाइम तक इन्होंने शासन किया। मुगल मिलिट्री कैंपिंग के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कैंपिंग चलाई, क्या क्या सैन्य अभियान चलाया। फिर मुगल के ट्रेडिशन क्या थे, किस तरह से क्या हायरार्की फॉलो की जाती थी, किस तरह से आपकी जो गद्दी पे कौन बैठता था, पिता के बाद उनका बेटा बैठता था या और कोई बैठता था, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। मुगल के रिलेशन कैसे थे, इनका व्यवहार कैसा था, अपने आसपास के रूलर्स के साथ क्या रिलेशन ये स्टैब्लिश करते थे, इसके बारे में देखेंगे। मनसबदार और जागीरदार क्या होता है ये जानेंगे। जब्त एंड जमींदार के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि अकबर की पॉलिसी क्या थी, अकबर की पॉलिसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर मुगल एम्पायर के बारे में देखेंगे, 17वीं सेंचुरी और उसके बाद में क्या सिनेरियो था मुगल एम्पायर का, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसी इनकी स्थिति रही, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जैसा कि हर बार हम चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आज कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, आज कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। चलिए पहला देखते हैं कि देखिए जैसा हमने देखा था अभी तक क्या हुआ कि जो टेरिटरी था, क्षेत्रफल था, वो इतना बड़ा था, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है, और इतने सारे विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार का कल्चर है, इतनी सारे डाइवर्सिटी है कल्चर में कि बहुत डिफिकल्ट था कि रूलर्स को पूरे के पूरे इंडिया पे शासन कर पाना। मिडिल एजेस की बात करेंगे, देखिए उस समय क्या था, कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था कि पूरे के पूरे इंडिया को एक जगह इकट्ठा करके उस पर शासन करना, या पूरे के पूरे इंडिया को सेंट्रलाइज कर पाना और उस पर शासन करना, तो बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अभी तक हमने देखा कि पिछले क्लास में कि आपके खिलजी डायनेस्टी, आपके क्या करते हैं तुगलक डायनेस्टी, बहुत कोशिश करती है कि पूरे इंडिया पे वो अपना वर्चस्व स्थापित करे, कोशिश भी करती है, जीतती भी है, लेकिन क्या होता है कुछ समय तक तो वो अपने एम्पायर को जो जीतते हैं उस पर शासन कर पाते हैं, जो दिल्ली से दूर होता है, लेकिन टाइम टू टाइम सारे एम्पायर क्या करते हैं, रेबल करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इसके बारे में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हम देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। फिर क्या हुआ, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस प्रेडिसेसर, जो उनके पुराने जो लोग थे, जो उनके पहले जो आए थे, जो डायनेस्टी आ चुकी है उसके पहले, उसके बाद अगर हम मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो मुगल ने बहुत ही बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया एज कम्पेयर टू जो उनके पहले जो रूलर्स आए हैं उसके कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज़्यादा एम्पायर को एक जगह इकट्ठा कर पाना। ये देख रहे मुगल created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। देखिए जो पुराने जो रूलर्स आए थे वो बहुत ही कम समय के लिए पूरे के पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर पा रहे थे भी तो कुछ टाइम के लिए कर पा रहे थे, पूरे के पूरे जैसे ही वो जीत के निकलते थे वहां से कुछ टाइम तक तो वो सारे जो एरियाज होते थे वो आपके रूलर्स के अंदर होते थे, लेकिन बाद में फिर क्या होते थे, सब रेबल कर देते थे, सब विद्रोह कर देते थे। तो ये चीज़ों के बारे में देखा था। फिर लेटर हाफ ऑफ द 17वीं सेंचुरी के हाफ में क्या होता है कि दे एक्सपैंड देयर किंगडम, ये लोग अपना किंगडम को एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं आगरा और दिल्ली में, आगरा से दिल्ली के बीच में। फिर 17वीं सेंचुरी में देखेंगे कि दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब वो सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट जितना भी इंडिया का हिस्सा होता है सब पे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, ये हम अभी जानेंगे इस बारे में। फिर इनका जो स्ट्रक्चर्स था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का तरीका था, गवर्नेंस का तरीका था, जो आइडियाज़ थे गवर्नेंस करने की, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन थे। जो अगर ये चले भी गए, इनका एम्पायर भी खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट भी हो गया, पूरा विघटन हो गया एम्पायर में, राजनीतिक विघटन हो गया, पूरा क्षेत्रफल इनका छोटे छोटे एम्पायर में के बीच में बट गया, लेकिन फिर भी जिनकी पॉलिटिकल लेगेसी है, जिनकी धरोहर है, वो उनके आने वाले जो रूलर्स थे वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इन रूलर्स से, जो अपने आगे जो रूलर्स थे, आपके मुगल एम्पायर थे, इन लोगों से भी सीखी है।
देखिए अगर आज की बात करेंगे, आज भी प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर जो अभी मोदी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब भी वो स्पीच देते हैं इंडिपेंडेंस इंडिया को, नेशन को एड्रेस करते हैं, नेशन को अपनी बातें पहुंचाते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, रेड फोर्ट का यूज करते हैं, जो कब बनाया गया था। रेड फोर्ट को बताएंगे किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, जो मुगल एम्पायर के रेसिडेंस था, मुगल एम्पायर का क्या था, घर था। तो आप बताएंगे कौन से मुगल एम्पायर ने रेड फोर्ट बनाया था, कॉमेंट सेक्शन में। देखिए रेड फोर्ट ये दिल्ली में है, देख सकते हैं ये रेड फोर्ट। आप सभी अगर दिल्ली विजिट किया होगा आप सभी ने, तो आप सभी ने इसको देखा होगा। चलिए बात करते हैं हु वेयर द मुगल एम्पायर। देखिए मुगल्स थे, कौन थे, हु वेयर द मुगल्स, मुगल आखिर थे कौन, इन्होंने इतना रायता फैलाया, इतने साल तक हमारे भारत पे इन्होंने शासन किया, तो भाई ये आखिर थे कौन। तो इसके बारे में बात करते हैं। मुगल वेयर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेज। मुगल क्या थे, डिसेंडेंट थे। मुगल क्या थे, मुगल थे आपके डिसेंडेंट थे किसके, टू लिनेज के। बात करेंगे टू रूलर्स के, जो रूलर्स थे दो आपके क्या थे, आपके बात करेंगे वंश की बात करते हैं, दो वंशावली की बात करें तो उनके क्या थे, डिसेंडेंट थे ये। मदर साइड की, माता साइड की अगर हम बात करेंगे तो माता साइड में कौन था, चंगेज खान की बात करेंगे, डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। माँ क्या थी आपके, डिसेंडेंट थी चंगेज खान की, जो 1227 में आपके मर गए। और द मंगोल रूलर, जो आपका चंगेज खान के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा उन्होंने क्या मचाया था, आतंक मचाया था। तो ये जो थे उनकी क्या थी, माता जो थी वो आपकी डिसेंडेंट थी, चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, जो मुगल रूलर थे। और चाइना और एशिया के, सेंट्रल एशिया के जगह पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था। अगर फादर साइड की बात करेंगे तो फादर साइड जो क्या है, सक्सेसर तैमूर के सक्सेसर थे, जो डाइट, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1404 में हुई थी। और रूलर था किसका, रूलर ऑफ ईरान, इराक और आपके मॉडर्न डे टर्की का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसका। रूलर क्या था, ईरान, इराक, जो मॉडर्न डे टर्की भी बोल सकते हैं। तो इनके रूलर था तैमूर। तो मदर साइड क्या हो गई, चंगेज खान, मंगोल के जो मंगोल रूलर थे वो। और फादर साइड क्या हो गए, तैमूर हो गए। देखिए हाउएवर द मुगल क्या थे, मुगल नहीं चाहते थे कि इनको लोग जाने किससे, तो आपके मुगल नहीं चाहते, नॉट कॉल्ड मुगल। और मंगोल, वो मंगोल के नाम से नहीं जाने जाते थे, चंगेज खान के नाम से नहीं जाने जाते थे। अब क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि चंगेज खान जो था, ये इनकी जो मेमोरी थी, ये जो है लोग इनको किस लिए याद करते हैं, इन्होंने बहुत ही आतंक मचाया है, काफी सारे लोगों को मारा है, नंबर्स ऑफ लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है। और ये इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज्बेक्स से भी ये लिंक करते हैं, जो कि मंगोल के कॉम्पिटिटर थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज को। तो इसलिए ये नहीं चाहते थे कि किससे, मंगोल रूलर से इनको क्या, इनका नाम को जोड़ा जाए। ऑन द अदर हैंड अगर आप बोलेंगे, मुगल को बहुत ही प्राउड होता था अगर उनका नाम जोड़ा जाए तैमूरिड से। तो तैमूर से ही अपने आप को जाने जाना चाहते थे। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज द ग्रेट एग्जिस्टेड बट कैप्चर दिल्ली, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1398 में। इसकी वजह से ये चाहते थे कि इनको तैमूर के नाम से ही जाना जाए। अब बताएंगे आप, तैमूर डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई थी, तैमूर के द्वारा जो शुरुआत की गई थी, वो कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। देखिए टाइम पीरियड है 1398, तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और बताइए तैमूर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी वो क्या, किस रूलर के द्वारा, किस डायनेस्टी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको बताऊंगी। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनोलॉजी, वो अपनी जेनोलॉजी को, अपने आप को तैमूर से एसोसिएट करके दिखाना चाहते थे। और हर रूलर क्या करता था, अपने आप को तैमूर से दिखाने के लिए क्या करते थे, ये लोग खुद के पिक्चर बनाते थे तैमूर के साथ। आप देखेंगे, देखिए ये है तैमूर, आपके मिनिएचर पेंटिंग है, मतलब छोटी सी पेंटिंग है, बहुत ही अद्भुत होती है मिनिएचर पेंटिंग। हमने इसके बारे में बात किया थी। ग्रुप फोटोग्राफ है, तो डिफरेंट टाइम के राजा को दिखाती है मुगल एम्पायर को, जो कि पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे इतने सारे राजाओं का जिंदा होना। क्योंकि देखिए दादा के दादा के दादा, मतलब परदादा के भी परदादा कैसे जिंदा रह सकते हैं अपने पर पोते के टाइम पे, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको दिखाया गया जस्ट बिकॉज वो अपने तैमूर से खुद को एसोसिएट करना चाहते थे। देखिए तो इसलिए मुगल एम्पायर के डिफरेंट राजा को यहाँ पे दर्शाया गया है। तैमूर सेंटर में है, आपके राइट साइड मिरान शाह है, मुगल एम्पायर बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर है, समझ सकते हो। तो ये आपके बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर है ये मिरान शाह। उसके बाद है अबू है, उसके बाद बाबर के ग्रैंडफादर हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा हैं, जो आपके बाबर के ग्रैंडफादर हैं, आप समझ सकते हैं। तो बाबर है, फिर अकबर है, शाहजहां है, सबको एक फ्रेम के अंदर दर्शाया गया है। तो डिफरेंट जैसे ही मुगल एम्पायर के आपके एम्पायर आते थे, राजा आते थे, तो वो अपने आप को दर्शाया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए बाबर क्या था, फर्स्ट मुगल एम्पायर था, हमने जाना इनके बारे में। 1526 से 30 के बीच में इन्होंने शासन किया है। और ये सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना जो है उसके
थ्रोन को इसने सक्सीड किया है। चलिए बताएंगे फरगाना कहाँ है कमेंट सेक्शन में। मेरे बताने से पहले आप सही बताएंगे कि फरगाना कहाँ है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए फरगाना का थ्रोन इन्होंने क्या किया था, सक्सीड किया था। उसके बाद क्या होता है, ये फरगाना का थ्रोन कब सक्सीड करते हैं, तो भाई ये सक्सीड करते हैं आपके 1494 में ये फरगाना क्या होता है, सक्सीड करते हैं। चलिए उसके बाद क्या होता है, 12 साल के उम्र में क्या होता है, व्हेन ही वाज ओनली 12, सिर्फ 12 साल की उम्र में क्या होता है, ये फरगाना के थ्रोन को सक्सीड करते हैं, जो उज्बेकिस्तान में, अब मैंने बता दिया है आपको उज्बेकिस्तान में, मेरे बताने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था। तो उज्बेकिस्तान में क्या होता है, ये आपके फरगाना होते हैं जिसके 1494 को ये इसके थ्रोन को सक्सीड करते हैं, 12 साल इनकी उम्र होती है। पर फिर उनको फोर्स किया जाता है कि वो वहाँ से छोड़ के अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ करके वहाँ से छोड़ के रवाना हो जाए, कहीं और चले जाए। मंगोल का एक ग्रुप होता है उज्बेकिस्तान में ही, उज्बेकिस्तान का मतलब कि उज्बेकिस्तान में देखिए 2 ग्रुप होता है, एक तो मंगोल का ग्रुप होता है, दूसरा जो होता है बाबर, ठीक है। बाबर जो होता है वो भी मंगोल के ही राजा होते हैं, आप कह सकते हैं मंगोल के ही से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन दूसरा मंगोल भी होता है जो उज्बेक्स ग्रुप से होता है। मतलब उज्बेकिस्तान में उज्बेक्स ग्रुप है, इसमें दो लोग, एक तो शासन हम बाबर के बारे में बात करी ना, दूसरा मंगोल ग्रुप भी था, दूसरा तो मंगोल ग्रुप क्या करता है, बाबर को बोलता है कि आप चले जाओ छोड़ के, इस पे आक्रमण करके इसको भगा देता है। फिर ये बहुत दिन तक बाबर इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद ये काबुल की गद्दी को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं 1504 में, और 1526 में क्या करते हैं, डिफीट करते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान जो होता है इब्राहिम लोदी। इसके बारे में हमने बात किया कि दौलत खान लोदी क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं इब्राहिम लोदी के, पंजाब के गवर्नर होते हैं, और ये इनको इन्विटेशन देते हैं कि भाई आइए आप और इनको हराइए, ठीक है। तो ये इस तरह से इनको हरा दिया जाता है इब्राहिम लोदी, और लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। और इस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। आपको बताना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, और ये कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली और आगरा को। अफगान फिर इमीडिएट, अभी हम देखेंगे, देखिए अफगान क्या है, इमीडिएट थ्रेट है मुगल अथॉरिटी के। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अफगान मुगल एम्पायर के आपके इमीडिएट थ्रेट है, क्योंकि बार बार अफगानों के द्वारा मुगल अथॉरिटी में बहुत बार आक्रमण होता है। जैसा अभी हमने जाना कि अफगानिस्तान के जो एम्पायर होते हैं आपके लोदी के जो पहले जो अफगान एम्पायर होता है लोदी डायनेस्टी को ही हटाकर मुगल अथॉरिटी आती है। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी जो आएगा, सुर डायनेस्टी की, सुर एम्पायर का जो शुरुआत करेगा, तो सुर एम्पायर भी क्या, और सेकेंड अफगान एम्पायर होता है, और उसका भी आक्रमण, इसका भी मन मुटाव होता है, इसका भी लड़ाई होता है मुगल अथॉरिटी से। और फिर इसको ये हुमायूं को जो हरा के भगाते हैं आपके, और उसके बाद फिर हुमायूं दोबारा आता है, फिर आपके जो हुमायूं के बाद फिर अकबर का जो आपका रेजिडेंट आता है, अकबर के जो संरक्षक आते हैं, फिर वो लड़ते हैं आपके इससे, अकबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, अकबर के रिप्रेजेंटेटिव सुर एम्पायर के लास्ट जो आपके एम्पायर होते हैं उनसे लड़ते हैं। जिसके बारे में बात किया तो मोहम्मद आदिल शाह जो उसके हिंदू गवर्नर होते हैं, जिसको हेमू भी कहते हैं और हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य और प्लस आपके ये बैरम खान के बीच में लड़ाई होती है। फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में। तो उसके बाद फिर अकबर को क्या बनता है, रजगद्दी मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, अफगान का थ्रेड बना रहता है, अफगान और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अभी इन्होंने एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पहला टेबल है आपका इसका मुगल एम्पायर के बारे में। इसमें मेजर कैंपेन और इवेंट्स दिखाए गया जो कि बाबर के टाइम पे और उनके पूरे जो आपके मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो पूरे मुगल एम्पायर के टाइम पे जो कैंपेन हुए थे वो उसमें दर्शाया गया। देखिए बाबर का टाइम पीरियड क्या था, 1526 से 30 के बीच में। आपके जो बाबर है जो 40 तक तो ये रहते हैं, तो 1526 से 30 के बीच में क्या होता है, बाबर कहाँ कहाँ कैंपेन करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो बाबर का जो टाइम पीरियड होता है 1526 से 30 होता है। ध्यान रखना है बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 30 होता है। शायद मैंने पहले 40 बता दिया था, आप प्लीज ये कंफर्म कर लेंगे। 1530 है, 1526 से 30 के बीच में बाबर का क्या होता है, शासनकाल होता है। तो 1526 में क्या होता है, डिफीट करते हैं इब्राहिम लोदी को और एंड हिज अफगान सपोर्टर, और उसके अफगान सपोर्टर जो होते हैं पानीपत के, आपका पानीपत पे क्या करते हैं, ये खत्म करते हैं। लड़ाई को होती है इन लोगों की, और अफगान सपोर्टर को हटा दिया जाता है, इब्राहिम लोदी को हटा दिया जाता है और लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हो गया, आपको मैंने बता ही दिया। अब तो 21 अप्रैल 1526, तो मैंने पर बाद में बताया है, तो आप सभी इसका आंसर पहले दे देंगे। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ, ये लड़ाई होता है, लोदी हार जाते हैं और लोदी को हटा करके लोदी डायनेस्टी का राम नाम सत्य हो जाता है, हटा दिया जाता है लोदी डायनेस्टी को। फिर शुरू होता है 1527 में, क्या होता है, डिफीट करते हैं राणा सांगा को, राजपूत रूलर होते हैं और एंड एलाइज ऑफ कानवा, तो कानवा के एलाइज को भी हराया जाता है।
ठीक है, कानवा पे, सॉरी एलाइज एट कानवा पे एलाइज किया जाता है। ठीक है, 1528 में फिर क्या होता है, डिफीट किया जाता है राजपूत को एट चंदेरी में राजपूत को डिफीट किया जाता है आपके कब, तो आपके डिफीट राजपूत एट चंदेरी में डिफीट किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, स्टैब्लिश किया जाता है कंट्रोल आपका आगरा में और दिल्ली में, और बिफोर हिज डेथ, अपने डेथ के पहले वो आगरा और दिल्ली पे अपना एम्पायर को स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो मतलब क्या होता है, 1526 में ये इंडिया में आते हैं, दौलत खान लोधी के बुलाने पर आ करके ये इब्राहिम लोधी को हराते हैं। इब्राहिम लोधी को हटा करके लोधी डायनेस्टी खत्म। फिर 1527 में डिफीट करते हैं राणा सांगा को, और राजपूत रूलर के एलाइज को भी डिफीट करते हैं, आपके समर्थकों को हराते हैं। ठीक है, राजपूत रूलर के समर्थकों को हराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, डिफीट करते हैं राजपूत को चंदेरी में। 1528 में डिफीट किया जाता है राजपूत को चंदेरी में। फिर हुमायूं आ जाता है। हुमायूं क्या होता है, 1530 से 40, याद रखना है 1526 से 30 के बीच में बाबर होंगे और 1530 से 40 के बीच में हुमायूं होंगे। तो हुमायूं क्या करेंगे, हुमायूं डिवाइड करेंगे हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू विल ऑफ हिज फादर। क्या होता है, देखिए बाबर चाहते हैं कि क्या किया जाए, जब भी इनके मरने के बाद सारे बेटों के बीच में इक्वल डिवीजन किया जाए। समझ रहे हो आप, इक्वल डिवीजन किया जाए प्रॉपर्टी का। तो इन्होंने किस चीज को अपनाया, इन्होंने जो इनहेरिटेंस का जो मुद्दा अपनाया, तो ये क्या था इनका इनहेरिटेंस का मुद्दा, कि ये सबको समान अधिकार दे रहे थे। समझ रहे हो आप, मतलब पूरे के पूरे जितना भी प्रॉपर्टी है वो किसी कोई एक बंदा लेकर नहीं जाएगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी वो सारे बेटों के बीच में इक्वली डिवाइड होगी। लेकिन यही सबसे बड़ा क्या होता है, मुद्दा होता है लड़ाई का इन लोगों के बीच में। क्योंकि देखिए राजा क्या होता है, शहंशाह क्या होगा, एक ही बन सकता है, शहंशाह क्या होगा, एक ही बन सकता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच, सारे के सारे राजाओं के बीच में, सब सारे के सारे आपके बोलेंगे, आपके जितने भी इनके बेटे थे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो हुमायूं क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग टू विल ऑफ हिज फादर, अपने फादर के अकॉर्डिंग जो चाहते थे उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। हिज ब्रदर विल ईच गिवन ए प्रोविंस, और हर भाई को एक प्रोविंस दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, शेर खान डिफीट करता है हुमायूं को चौसा में। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान विकेट हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर। देखिए ये जो मिर्जा कमरान होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपस में ही क्या होता है, सब लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और उन सबको लगता है कि हम राजा, हम शहंशाह बनेंगे। तो उस चक्कर में सारे भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। तो उनका जो भाई था मिर्जा कामरान, इनकी जो महत्वाकांक्षा थी कि हमको शहंशाह बनना है, इसकी वजह से हुमायूं की जो अथॉरिटी होती है वो वीक पड़ जाती है अफगान कॉम्पिटिटर के खिलाफ में। इसकी वजह से सुर एम्पायर क्या होता है, गद्दी पे बैठ जाता है और शेरशाह सूरी क्या करता है, आपको हुमायूं को हरा देता है। तो फिर क्या होता है, शेर खान डिफीट कर देता है हुमायूं को चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540 में, और फोर्स करता है कि ये जो आपके हुमायूं है भाग जाए ईरान में। अब ईरान में ये भाग जाते हैं, वहीं पे इनकी शादी होती है, वहीं इनको बच्चा भी होता है जो अकबर के नाम से होता है। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प किससे मिलता है, तो आपके सफाविद शाह से मिलता है। सफाविद शाह से मिलता है इनको, क्या इनको मिलता है, ये हेल्प मिलता है सफाविद शाह से। उसके बाद क्या होता है, सफाविद शाह जब इनको हेल्प करते हैं तो इनको रिकैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को 1555 में। बट क्या होता है, ये नेक्स्ट ईयर ये एक्सीडेंटली, अब जैसा मैंने आपको बताया, ये सीढ़ियों से उतरते वक्त लाइब्रेरी में गिर जाते हैं। तो लाइब्रेरी में ये सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और इस वजह से जब ये वापस लौटते हैं और आपके सुर एम्पायर को हटाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये 1555 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये मर जाते हैं। तो 1 साल तक ये बस शासन कर पाते हैं और उसके बाद क्या होता है, अकबर आपके बैठ जाते हैं गद्दी पे। देखिए, तो मुगल आर्मी ने कैंपेन किस तरह से किया था, तो ये दिखाया जा रहा है कि मुगल आर्मी ने इस तरह से कैंपेन किया था और पहली बार कैनन, आपके गोला बारूद वगैरह का जो यूज हुआ था, आपके नए इक्विपमेंट का यूज हुआ था लड़ाई झगड़ा में, तो ये कैनन का यूज हुआ था आपके। तो ये इंपॉर्टेंट एडिशन था आपकी 16th सेंचुरी में जो ऐड किया गया था। और उसके बाद ये क्या था, बाबर ने इसका बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया था। कब, तो आपके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इसका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आप बोलेंगे बहुत ही अच्छे से इसका यूज किया गया था ताकि कि राजा को हराया जा सके। तो सबसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसका यूज हुआ कैनन वगैरह का, और राजा महाराजाओं को हराने के लिए ताकि वो गद्दी पर बैठ सके। तो नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे गन पाउडर टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपकी इंडिया में आई। वॉरफेयर 14th सेंचुरी में फायर आर्म्स वगैरह हो गए, यूज किए गए फर्स्ट टाइम इस रीजन में। जैसे गुजरात, मालवा, दक्कन, बाबर के द्वारा यहाँ पे यूज किया जा रहा है 16th सेंचुरी में।
अब देखिए नेक्स्ट देखिए अकबर, अब देखिए बाबर, अब बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अब कौन आएगा, अब आएगा अकबर। अब क्या करेंगे अकबर, क्या करेंगे अकबर हराएंगे। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, अकबर सिर्फ और सिर्फ 13 साल के ही होंगे जब उनको एम्पायर का गद्दी दे दिया जाएगा। हिज राइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। अब इनका राइन जो इनका जो शासन काल है वो 3 भागों में हिस्सों में बटा है। पहला है 1526 से 70। 1526 से 70 में क्या होगा, अकबर बिकम इंडिपेंडेंट। अकबर क्या होंगे, अपने जितने भी संरक्षण है, बैरम खां हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, आपके डोमेस्टिक स्टाफ है, मिलिट्री कैंप, जो ये सारे जो लोग हैं जो उनकी देख रेख करते थे, उनके क्या होंगे, उनको हटा देंगे। उनको बोलेंगे अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, अब मैं अपने मन मुताबिक चीजों को कर सकता हूँ। तो फिर मिलिट्री कैंपेन ये लॉन्च करेंगे किसके खिलाफ, तो सूरी के खिलाफ और अफगान के खिलाफ। अपने जो नेबरिंग जो किंगडम्स हैं, मालवा, गोंडवाना, तो इन सब के खिलाफ भी किया जाएगा। और अब सप्रेस किया जाएगा सारे के सारे रिवॉल्ट को सप्रेस किया जाएगा। जो उनका हाफ ब्रदर, जो उनका आप बोल सकते हो मिर्जा हकीम जो थे, इसके हाफ ब्रदर थे, हाफ ब्रदर को ये क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके जो नेक्स्ट जो होंगे, हाफ ब्रदर का मतलब है सौतेला भाई, सौतेला भाई को क्या करेंगे, मिर्जा हकीम को, उसके भी रिवोल्ट को किया जाएगा सप्रेस, उसको दबाया जाएगा। उज्बेक को भी दबाया जाएगा। फिर 1568 में ससोदिया कैपिटल जो है चित्तौड़ का, उसको भी सीज किया जाएगा। 1569 में रणथंबोर को किया जाएगा। तो इस तरह से अपनी मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत कर देते हैं, सैन्य अभियान शुरू कर देते हैं और जगह जगह लोगों को अपने अंदर करना शुरू कर देते हैं। 70 से 85 के बीच में क्या होगा, मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत होगी गुजरात में, वेर फॉलोड बाय कैंपेन इन ईस्ट इन बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में क्या करेंगे, ईस्ट के बंगाल, ईस्ट के बिहार, ईस्ट इन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना क्या करेंगे, अपना सैन्य अभियान शुरू कर देंगे। और दिस कैंपेन वर कॉम्प्लिकेटेड, पर ये कैंपेन क्या होगा, कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा, उसको परेशानी होगी इस कैंपेन को आगे चलाने में, क्योंकि मिर्जा हकीम जो इनका सौतेला भाई था, वो क्या कर रहा था, वो इस कैंपेन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, दुखी कर देगा इनको कि ये कैंपेन सही तरीके से चला सके। तो ये परेशानी होगी इस टाइम में 1569, 79 से 80 के टाइम पे। फिर बात करते हैं 1550 से 1605 के बीच में क्या होगा, एक्सपैंड होगा अकबर का एम्पायर। अकबर अपने एम्पायर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। कैंपेन को लॉन्च करेंगे नॉर्थ वेस्ट, कंधार को सीज कर लिया जाएगा। किसके अंदर से, तो सफावीज से आपके कंधार को ले लिया जाएगा। कश्मीर को भी अपने अंदर ले लिया जाएगा। काबुल को जीत लिया जाएगा। अपने उसकी जो डेथ है मिर्जा हकीम के भाई के मरने के बाद काबुल को भी जीत लिया जाएगा। फिर कैंपेन क्या होगा, कैंपेन शुरू होगा आपके दक्कन की तरफ। इधर का तो सारा चीज जीत ही लिया हमने। अब क्या शुरू करेंगे, दक्कन की तरफ मार्च शुरू कर देंगे। दक्कन की तरफ सैन्य अभियान शुरू हो जाएगा। और उसके बेरार, आपके कांडेस और आपके पार्ट ऑफ अहमदनगर को भी एनेक्स किया जाएगा। लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन अकबर डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबिलियन ऑफ प्रिंस सलीम। पर क्या होता है, अपने अंतिम दिनों में अपने बेटे के ही विद्रोह से ये परेशान हो जाते हैं, और जो कि फ्यूचर एम्पायर किस नाम से जाना जाता है, जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हमको देखने को मिलेगा कि जो ये लोग जो बेटे के बेटे, जो राजा के बेटे होते थे, फिर बेटा का बेटा होता था, फिर राजा का बेटा होता था, तो ये लोग आपस में ही क्या करते थे, थ्रोन के लड़ते रहते थे। इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी अपने पिता को लेकर के। आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए अकबर का जो बेटा है जहांगीर, वही क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है शासन करने के लिए। तो देख सकते हैं रिस्पेक्ट नाम की चीज खत्म हो जाती है। अब देखिए जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर क्या होगा, 1605 से 1627 के बीच में जहांगीर मिलिट्री कैंपेन शुरू, ये आपके जहांगीर शासन करेंगे। मिलिट्री कैंपेन को शुरुआत किया जाएगा अकबर, स्टार्ट बाय द अकबर के द्वारा जो मिलिट्री कैंपेन, जो सैन्य अभियान शुरू किया गया था, वो कंटिन्यू रहेगा जहांगीर के टाइम में भी। सोदिया जो रूलर है मेवाड़ के, अमर सिंह के, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लेंगे मुगल के सर्विस को। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख, और बहुत कम जो कैंपेन चलाया जाएगा, जो कैंपेन चलाया जाएगा सिख के, अहोम के और आपके अहमदनगर के खिलाफ जो कैंपेन चलाया जाएगा, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रिंस जो खुर्रम हो गए, तो फ्यूचर एम्पायर शाहजहां जो कहलाएंगे, देखिए वही रेबल कर रहे हैं। अभी जहांगीर ने अभी अकबर के टाइम में रेबल किया था, प्रिंस खुर्रम में अब क्या है, इनके बेटे हैं, तो अब ये भी इनके खिलाफ क्या करेंगे, रेबल कर देंगे, लड़ाई करेंगे इनके खिलाफ। तो जो एफर्ट, इनकी जो बीवी थी नूरजहां, इनका बहुत बड़ा रोल था। जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहां, वाइफ थी, इनका बहुत बड़ा रोल था प्रशासन में, और ये काफी ज्यादा जहांगीर इनसे प्यार भी करते थे और इनको काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो नूरजहां क्या चाहती थी कि वो चाहती थी कि वो क्या चले गद्दी पर बैठ जाए जहांगीर के बनने के बाद। लेकिन इनका जो बेटा था
प्रिंस खुर्रम, इनको ये बात समझ में आ गई थी और इन्होंने नूरजहां के इरादों को सक्सेसफुल नहीं होने दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। अब जो ये प्रिंस खुर्रम है, इन्हीं का नाम है शाहजहां। देखिए जहांगीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे यहाँ पे। एक तो आपके आएंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस और दूसरे आएंगे थॉमस राव। हम इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझिए। अब देखिए शाहजहां के बारे में जब बात करेंगे तो मुगल कैंपेन कंटिन्यू रहा इन दक्कन। दक्कन के एरिया में मुगल एम्पायर कैंपेन क्या रहा आपका जारी रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अंडर द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। अफगान जो नोबल होगा खान जहान लोदी, ये विद्रोह करेगा और इनको हरा दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अफगान बहुत बड़ा थ्रेट होंगे मुगल के लिए, क्योंकि देखिए पहले लोदी को हरा के ही बाबर आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे। फिर उसके बाद उसके बाद जब ये फिर से क्या होगा, फिर आपके शेरशाह सूरी क्या करेंगे, हुमायूं को हराएंगे। हुमायूं को हराने के बाद फिर अकबर के जो आपके संरक्षक होंगे, क्या नाम होगा उनका, बैरम खान। बैरम खान लड़ेंगे शेरशाह सूरी के लास्ट जो आपके रूलर हैं जिनका नाम है मोहम्मद आदिल शाह। उनके जो हिंदू गवर्नर है हेमू, जिनको हेमू बोला गया है, या फिर आप बोलेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, हेमू और बैरम खान के बीच में। फिर क्या होगा, फिर से मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो जाएगा। फिर शाहजहां के टाइम में फिर से ये क्या होंगे, अफगान फिर से चाहेंगे विद्रोह करना, तो पर उनको दबा दिया जाएगा सक्सेसफुली। तो कैंपेन लॉन्च किया गया अगेंस्ट अहमदनगर के खिलाफ, बुंदेल के खिलाफ, जिनको हराया भी गया और ओरछा को सीज कर लिया गया। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज्बेक्स वाज सक्सेसफुल। उज्बेक्स को हराने का जो लोग तरीका अपनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं और कंधार उनके हाथ से निकल जाता है, वॉज लॉस्ट टू द सफावी। इन 1632 में क्या होता है, अहमदनगर में वॉज फाइनली एनेक्स, फाइनली इसको अहमदनगर को एनेक्स कर लिया जाता है, उनको जीत लिया जाता है। बीजापुर को क्या बोला जाता है, बीजापुर में शांति की व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। फिर 1667 से 1658 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ओवर द सक्सेशन एमंग शाहजहां। अब शाहजहां के जो बेटे हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब बात ये हो गई किसको कौन गद्दी पर बैठे। अब इतने सारे लोग हैं, अब इनके इतने सारे बेटे हैं, अब उनमें से कौन गद्दी पर बैठेगा, तो इसलिए सबके बीच में लड़ाई होती है। औरंगजेब उसमें से विक्टोरियस होता है, औरंगजेब जीत जाता है। 4 भाई होते हैं और 3 भाइयों को क्या करता है, मरवा दिया जाता है, इंक्लूडिंग दारा सिखो। दारा सिखो को ही मरा दिया जाता है। कहा जाता है कि दारा सिखो अगर गद्दी पर बैठते तो अलग ही सिनेरियो होता, हमारे जो ये पूरा जो हिस्ट्री है उसका अलग ही रुख होता, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बैठ पाते और उनको भी मार दिया जाता है। और शाहजहां क्या होता है, शाहजहां को इम्प्रिजन कर लिया जाता है। देख लीजिए, अपने बाप को ही, अपने पापा को ही, अपने फादर को ही इम्प्रिजन कर लेते हैं शाहजहां को, और ये रेस्ट ऑफ द लाइफ वहीं पे बिताते हैं इम्प्रिजन में, आगरा में। तो इस तरह से देख सकते हैं, पहले अकबर का बेटा जहांगीर, तो जहांगीर पहले विद्रोह करेगा, जहांगीर का बेटा शाहजहां भी विद्रोह कर देगा। फिर शाहजहां का जो बेटा होगा वो भी क्या करेगा, अपने बाप को गद्दी के लिए क्या करेगा, जेल में डाल देगा। तो अब देख सकते हैं कि जो आप करते हो वही भरते हो, तो जो इन्होंने जैसा किया इन्होंने वैसा ही भरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर औरंगजेब आपके गद्दी पर बैठेंगे। ये आपके क्या होंगे, लास्ट रूलर होंगे मुगल एम्पायर के, जो कि थोड़े सक्सेसफुल होंगे, सही होगा, आपके दिल्ली को संभाल पाएंगे, मुगल एम्पायर की सल्तनत को संभाल पाएंगे। इनके टाइम से ही वीक होनी शुरू हो जाएगी मुगल एम्पायर, और उसके बाद क्या होगा, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, राजनीतिक विघटन होना शुरू हो जाएगा और डिफरेंट रूलर क्या होंगे, गद्दी पे आना शुरू कर देंगे। चलिए औरंगजेब की बात करेंगे। औरंगजेब 1658 से 1707 तक में औरंगजेब बैठ रहे हैं गद्दी पे। अब देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो अहोम वॉज वेर डिफीटेड, अहोम को हरा दिया गया 1663 में, बट रेबेल्ड अगेन इन द 1680, लेकिन फिर से इनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, विद्रोह कर दिया जाएगा। मानेंगे नहीं भाई, ये विद्रोह करके रहेंगे, तो विद्रोह कर दिया गया। फिर उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में फिर से अगेंस्ट द यूसुफजाई, तो यूसुफजाई के खिलाफ क्या होगा, आपके कैंपेन चलेगा, यूसुफजाई एंड द सिख, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सॉरी, कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई और सिख के खिलाफ टेम्परेरी बेसिस पे कुछ टाइम के लिए क्या होगा, कैंपेन चलाया जाएगा। जो कैंपेन चलाया जाएगा कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल होगा, कुछ टाइम के लिए इनको विजय और फतेह हासिल होगी। लेकिन मुगल जो इंटरवेंशन था, मुगल क्या करते थे, हर चीज में टांग अड़ाने का कोशिश करते थे। जो औरंगजेब थे ये हर चीज में टांग अड़ाते थे, जिनकी वजह से ये जो मुगल एम्पायर है वीक हो जाते हैं और ये काफी सारे लोगों को अपना दुश्मन बना देते हैं। देखिए मुगल इंटरवेंशन क्या करते हैं, मुगल इंटरवेंश करता है किस चीज में, तो सक्सेशन में।
सक्सेशन में, इंटरनल पॉलिटिक्स में, राठौर के इंटरनल पॉलिटिक्स में, राजपूत में, मेवाड़ के, मतलब राजपूतों के इंटरनल का जो पॉलिटिक्स होता है, कौन किस पे गद्दी पे बैठेगा, उन सब चीज़ों में क्या कर रहे थे, टांग अड़ा रहे थे कि भाई ये नहीं ये बैठेगा। तो इस चक्कर में क्या होता था, ये लोग रेबल कर दिया, राठौर ने, राजपूतों ने रेबल कर दिया। आप देखेंगे अकबर के टाइम में राजपूत के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, क्योंकि इनको समझ में आ गया था राजपूत बहुत ही क्या है, बहुत ही ब्रेव है, इनको अपने साथ अगर मिला लिया जाए तो शासन बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने क्या पॉलिसी अपनाई, अकबर ने इनकी राजपूत की बेटियों से शादी किया ताकि क्या हो, सब एकजुट होकर रहे। लेकिन इनके औरंगजेब के टाइम में ये नहीं था। औरंगजेब इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर रहे थे। कैंपेन चलाए गए मराठा चीफ शिवाजी के खिलाफ। इनिशियली तो इनको बहुत विजय हासिल हुई। उसके बाद जब इन्होंने शिवाजी को अपने उस पर बुलाया, अपने कोर्ट में बुलाया, तो क्या हुआ, इनको बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट किया। और इनको क्या किया, इंसल्ट तो किया, साथ में इनको जेल में भी डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, ये शिवाजी तो थे बहुत चालाक, तो इन्होंने इनके नाक के नीचे से ये यहाँ से निकल गए। तो इसके और निकलने के बाद इन्होंने खुद को इस औरंगजेब से, मुगल एम्पायर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और इन्होंने कैंपेन चलाई, इन्होंने सैनिक अभियान चलाए, किसके खिलाफ, आपके मुगलों के खिलाफ, मुगल के खिलाफ चलाया। और इसने बहुत नाक में दम किया शिवाजी ने उसके बाद औरंगजेब को, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरी तरह से शिवाजी को किया था इंसल्ट, तो उसका बदला तो लेना था। देखिए प्रिंस अकबर और जो औरंगजेब के जो बेटे होते हैं प्रिंस अकबर, वही रेबल कर देते, विद्रोह कर देते औरंगजेब के खिलाफ। देखिए क्या होता है कि ये जो अकबर होते हैं, इनको बोलते हैं, ये मराठा होते हैं और जो राजपूत होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, मराठा जो आपके होते हैं, सपोर्ट करते हैं दक्कन के सुल्तान कि भाई बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा गद्दी पर बैठे रहें, औरंगजेब को हटा देते हैं गद्दी से और हम तुमको गद्दी पर बैठा देंगे और तुमको फुल सपोर्ट करेंगे। जब औरंगजेब को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत ही सफाई से क्या किया, इन सभी को, जो इनके जो अकबर के सपोर्टर थे, इनके बेटे के सपोर्टर थे, मराठा और दक्कन के सुल्तान वगैरह, तो उन सबको अकबर के खिलाफ कर दिया। और अकबर के ही खिलाफ फिर क्या कि कैंपेन लॉन्च कर दिया और अकबर को फिर भागना पड़ गया। और अकबर क्या हुआ, दुम दबा के भाग गया। और इस तरह से औरंगजेब था बहुत चालाक, इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर अकबर के रेबेल के बाद औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट दक्कन सुल्तान, अब इसको भगाए। उसके बाद फिर दक्कन के सुल्तान के खिलाफ को क्या किया गया, आर्मी लॉन्च किया गया, आर्मी सैनिक अभियान शुरू किया गया। बीजापुर को एनेक्स कर लिया गया 1685 में, गोलकंडा को एनेक्स कर लिया गया 1687 में। और 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली क्या किया, चीज़ों को मैनेज किया, कैंपेन को मैनेज किया दक्कन के खिलाफ और मराठा के खिलाफ, जो गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देते थे। तो उनसे बचना बहुत मुश्किल था गोरिल्ला वॉरफेयर से। और औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस, औरंगजेब को क्या हुआ कि रेबेल विद्रोह फेस करना पड़ा नॉर्थ इंडिया के सिख से, क्योंकि सिखों के खिलाफ इनकी जो थी बाइकआउट था, ठीक है, ये इनके खिलाफ इनकी जो थी आपकी पॉलिसी थी, सिख और जाट आपके इन सब के खिलाफ बहुत ही बुरी पॉलिसी थी। तो इनके खिलाफ भी इनको विद्रोह सामना करना पड़ा। और नॉर्थ ईस्ट में अहोम एंड द दक्कन इन द मराठा, तो इन सब से भी इनको क्या हुआ, सब जगह से इनको विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। हिज डेथ वाज फॉलोड, और इनकी जब डेथ हुई 1707 में, ठीक है, 1707 में जब इनका शासनकाल खत्म हुआ तो फिर फॉलो किया गया किसके द्वारा, इनके सन के द्वारा, जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उनके द्वारा फिर सक्सेशन हुआ अपन के गद्दी का। चलिए इसके आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो आपका फ्राइडे को आएगा। सो गाइस कल 12:30 पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा पॉलिटी का है वो हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो आई होप आप सभी लाइव क्लास में ज़रूर मिलेंगे 12:30 बजे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बंसल ट्यूटोरियल्स का आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लें। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी चैनल पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि देखिए लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे 12:30 बजे, जिसमें हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे।